वेलकम डियर रॉकेट्स। आज हम और आप देखने जा रहे हैं मॉन्स्टर सीरीज का पार्ट 7। अगर पिछले 6 पार्ट्स आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक्स हैं, उनको देखकर फिर पार्ट 7 को देखिए, तभी आपको स्टोरी अच्छे से समझ में आएगी। तो पिछले पार्ट के एंड में हमने देखा कि जेजे ने ली को चाइना के कोरियन एम्बेसी में बुलाया था, जहां उसे रिटेन करके रखा गया था। और आपको पता ही है कि माइकल ली को टेस्ट करना चाहता था कि इस पर भरोसा कर पाए कि नहीं। इसीलिए जब एम्बेसी में जेजे ने ली से कहा कि माइकल ने तुम्हें जितने भी पैसे दिए हैं मैं उससे कई ज्यादा गुना पैसा दूंगा, तो उस वक्त माइकल दूसरी तरफ से इनकी बातें सुन रहा था। और ये बात ली को भी पता थी कि माइकल उनकी बातें सुन रहा है, इसीलिए उसने जेजे से कह दिया, मैं पैसों के खातिर ये सब नहीं कर रहा, मुझे तुमसे और डोडो ग्रुप से बदला जो लेना है, क्योंकि तुम लोगों की वजह से मेरे पेरेंट्स मारे गए थे। ये सुनकर जेजे चौंक गया और उसके मुंह से निकल गया, तो क्या तुम ही वो? और ये सवाल अधूरा रह गया था दोस्तों। तो पार्ट 7 की शुरुआत में दिखाते हैं कि इससे पहले जेजे अपना सवाल पूरा करे, ली कहता है कि मेरा नाम है चैंग। ली अपनी आइडेंटिटी छुपाने के लिए एक और कहानी बुनता है, क्योंकि ये बातें माइकल भी सुन रहा था। वो कहता है कि 8 साल पहले आपने एक आदमी को काम से निकाल दिया था, वो मेरे पापा थे। बेबस होकर मेरे पापा ने खुदकुशी कर ली थी। इस दुख की वजह से मेरी माँ बीमार पड़ गई और जल्द ही चल बसी। तुम्हारी और डोडो ग्रुप की वजह से मैं दुनिया में अकेला हो गया, इसलिए मैंने तुमसे बदला लेने की ठान ली थी। इस बात पर दोस्तों जेजे को भी यकीन हो जाता है, क्योंकि 8 साल पहले उसने एक आदमी को नौकरी से निकाल दिया था। अब माइकल को यहाँ ली पर पूरा भरोसा हो गया है, पर फिर भी वो ली को नकली मेडिसिन बिजनेस में अपना पार्टनर बनाने में झिझक रहा होता है। ली भी ये नोटिस कर लेता है और कहता है कि अगर तुम्हें अब भी कंफ्यूजन है तो तुम्हारे हाथ में जो गेम के 2 डाइस है उन्हें फेंक दो। अगर इवन नंबर आया तो मुझे पार्टनर बना लो, और अगर ऑड नंबर आया तो मुझे मत बनाना। माइकल दोनों डाइस को ऊपर फेंकता है, पर उसमें से एक डाइस को ली हवा में ही पकड़ लेता है और जो डाइस नीचे गिरा है उसमें एक आया। ली कहता है कि हमारी किस्मत हमारे हाथ में होनी चाहिए, कहकर वो हाथ में पकड़ा हुआ दूसरा डाइस देखता है, उसमें भी एक आता है और अब टोटल 2 है, जो कि इवन नंबर है। जाहिर है ये चीटिंग है, लेकिन माइकल को ली का ये अंदाज बहुत पसंद आता है और वो कहता है कि ऐसे ही एक पार्टनर की मुझे तलाश थी, चलो बना लिया तुम्हें मैंने अपना पार्टनर। ली अब फैक्ट्री देखना चाहता है, तो माइकल कहता है ऐसी कोई फैक्ट्री है ही नहीं। पर अगले दिन वो ली को बोट में कहीं लेकर जाता है। वो बोट एक बड़े शिप के पास रुकती है, जहाँ माइकल के कई गुंडे होते हैं। असल में इसी शिप में नकली मेडिसिन बन रहे हैं। ली कहता है कि अच्छा तो ये है फ्लोटिंग फैक्ट्री। कहकर ली पूछता है कि बाथरूम कहाँ पर है, बड़ी जोर से लगी है। माइकल उसे बाथरूम दिखाता है और वहाँ जाकर वो जिना को तुरंत कॉल करके बता देता है कि वो कहाँ पर है, और कहता है तुम जल्दी से आ जाओ और साथ में मेरे एक दोस्त को भी लेकर आना। ये कहकर वो एक पुलिस ऑफिसर का नाम बताता है। जिना उस ऑफिसर के साथ बोट में बड़े शिप की ओर आ रही होती है। इसी बीच शिप में ली और माइकल वही कसिनो वाला गेम खेल रहे होते हैं। उस दिन तो कैमरे की मदद से ली जीत गया, पर आज कोई कैमरा नहीं है तो ली हार जाता है और कहता है कि शायद आज का दिन मेरे लिए खराब है। ली घड़ी देख रहा होता है कि जिना कब आएगी, क्योंकि दोस्तों अगर यहाँ पर माइकल को पता चल गया सच तो वो तो इसको जान से मार डालेगा। इतने में पुलिस आ जाती है और शिप में चढ़कर माइकल के गुंडों को मार गिराती है। तब माइकल के कमरे में अलार्म बजता है और एक आदमी आकर बताता है कि पुलिस की रेड पड़ी है, जल्दी बच निकलो। माइकल चौंक जाता है कि पुलिस को इस जगह के बारे में कैसे पता चला। पुलिस से कहता है कि पीछे एक छोटी बोट है, चलो हम दोनों उसमें बच निकलते हैं। कहकर वो ली को भी साथ लेकर बाहर निकलता है, तो पुलिस पकड़ लेती है। पर ली तो ठहरा एक एक्सपर्ट फाइटर, वो पुलिस को मारकर बोट के पास पहुंच जाता है। लेकिन तभी वो ली के पैर पर गन तान कर कहता है कि मैंने तुम पर बहुत विश्वास किया, पर तुम तो गद्दार निकले। तुमने ही पुलिस को खबर दी थी ना, पर मैं तुम्हें अब खत्म करने जा रहा हूँ। अचानक माइकल की आंखों पर लाइट पड़ती है और मौका पाकर ली उसका गन छीनकर उस पर ही तान देता है। माइकल कहता है कि शूट करो मुझे, तुम पर भरोसा करके मैंने जो गलती की है उसकी सजा यही होनी चाहिए, शूट मी। पर ली उसे गन वापस कर देता है और कहता है देखो मेरी और तुम्हारी कोई जाती दुश्मनी नहीं है, मैं तुम्हें क्यों मारूंगा। जब मैं मुसीबत में था तो तुमने मेरी मदद की थी, अब तुम मुसीबत में हो तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा, तुम बच निकलो। माइकल भी कहता है कि ठीक है, पर हम दोनों फिर मिलेंगे। ये कहकर वो जाने लगता है, पर ली कहता है जाने से पहले काम पूरा करके तो जाओ। माइकल वापस आकर ली के मुंह पे मुक्का मार देता है, वो इसीलिए ताकि पुलिस को ली पर शक न हो कि उसी ने माइकल को जाने दिया। माइकल बच के निकल जाता है और फिर पुलिस आती है और वो समझते हैं कि माइकल ली को मार कर निकल गया। बाकी गुंडों को पुलिस अरेस्ट कर लेती है। ली एक पुलिस ऑफिसर से हाथ मिलाता है जिसे जिना अपने साथ लेकर आई थी। ली ने जिना को फोन करके दोस्तों इसी ऑफिसर को साथ लाने को कहा था, पर ली इस पुलिस ऑफिसर को कैसे जानता है। यहाँ फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि माइकल जिना को जब डेट पे लेके गया था तब ली और एंड्रयू भी उसका पीछा कर रहे थे। उसी जगह पर ये पुलिस ऑफिसर भी मौजूद था। ली ने भी उसे देखा था और उसे याद आया कि पहली बार जब ली और एंड्रयू माइकल के साथ कसिनो खेल रहे थे तो उनके साथ ये आदमी भी खेल रहा था। उस वक्त जब वो खेल रहे थे तब तो ली को पता नहीं था कि ये एक पुलिस ऑफिसर है। तब कुछ टाइम के बाद उसे लगा कि ये कौन है जो हर जगह हमें फॉलो कर रहा है। शक के मारे उसने बाथरूम में उस आदमी को पीट दिया था।
जब वो बेहोश हो गया तो उसने उसका पर्स चेक किया और तब ली को पता चला कि वो एक पुलिस ऑफिसर है। ली घबरा गया कि मैंने क्या कर दिया, पुलिस पर हाथ उठा दिया। और जब पुलिस ऑफिसर को होश आया तो ली ने उससे माफी मांगी और पूछा, क्या आप भी माइकल को फॉलो कर रहे हैं सर? सर, हम भी उसे पुलिस में पकड़वाना चाहते हैं। तो पुलिस ऑफिसर ने ली को अपना कार्ड दे दिया था कि अगर जरूरत पड़े तो मुझे कांटेक्ट करना। इसीलिए दोस्तों ली ने जिना को इस ऑफिसर को लाने को कहा था। अब माइकल के आदमी पकड़े जाते हैं और ली के कहने पर जेजे और दूसरे लोगों को भी चाइना की पुलिस छोड़ देती है। पर जेजे ली पर भड़क जाता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि तुम अपनी मर्जी का प्लान बनाओ, अगर हम सबको कुछ हो जाता तो? ली कहता है कि सर, आप ही ने तो कहा था कि रास्ता इम्पोर्टेंट नहीं है, मंजिल इम्पोर्टेंट है, रिजल्ट इम्पोर्टेंट है। तो रिजल्ट को देखिए ना, ये मिशन कामयाब हुआ और मैं जीत भी गया हूँ। तभी मोजो ली को फोन देकर कहता है कि चेयरमैन तुमसे बात करना चाहते हैं। सभी दंग रह जाते हैं कि खुद चेयरमैन ली से बात करना चाहता है। चेयरमैन कहता है कि बेटा, तुमने साबित कर दिया कि तुम ऊंचे दर्जे के खिलाड़ी हो। इस पूरी ट्रेनिंग में तुम नंबर 1 हो और तुमने हमारी कंपनी को डूबने से बचा लिया है। फर्स्ट रैंक का प्राइज मनी $2 लाख तुम्हें मिलेगा। पर ली कहता है, सर, मेरे लिए पैसे इंपॉर्टेंट नहीं है, मुझे तो अपनी ड्यूटी करनी थी बस। इस तरह ली कुछ ज्यादा ही ओवर एक्टिंग करता है। तो चेयरमैन कहता है कि ऐसा मत कहो बेटा, ड्यूटी तो बाद में देख लेंगे, लेकिन मेरी खुशी के लिए तुम्हें प्राइज मनी लेना होगा। और इस तरह खुश होकर चेयरमैन कॉल काट देता है। दोस्तों, एंड्रयू का चेहरा तो देखने लायक होता है। दूसरी ओर नेल किमियो और नाथन को लंच पे बुलाता है। नाथन कहता है कि सर, एमएलए इलेक्शन में आप अपनी बेटी को ही खड़ा कीजिए, मैं तो उसे सपोर्ट करूंगा। नेल कहता है कि वाह, ये अचानक तुमने मेरी बेटी को सपोर्ट करने का ख्याल कहां से लिया? कोई तो वजह होगी। नाथन कहता है, बिल्कुल ठीक सोचा सर आपने। असल में पॉल का बेटा, जिसे पापा एमएलए बनाना चाहते थे, मुझे उससे बहुत ही चिढ़न है। पापा उसे एमएलए बनाकर अपनी बेटी यानी मेरी बहन की शादी उससे करवाना चाहते हैं। अगर ऐसा हुआ ना तो मेरी कोई अहमियत नहीं रहेगी, इसलिए मैं उसे सपोर्ट नहीं करना चाहता। बातचीत के बाद नेल और कैमी कार में जा रहे होते हैं तो नेल कहता है कि बेटी, नाथन पर कभी विश्वास मत करना, वो एक जहरीला सांप है। नेल को एमएलए की वाइफ केन्या की बात याद आती है, क्योंकि उसने कहा था कि मेरे पति की मौत हार्ट अटैक से नहीं हुई थी। यहाँ से केन्या को दिखाते हैं। असल में उस हॉस्पिटल के कैंसर पेशेंट्स को कहीं और लेकर जाया जा रहा होता है। तब केन्या पेशेंट से किसी पेपर पर साइन करने की विनती करती है, पर वो साइन नहीं करते। और ये सारी चीज देखकर पेनी अपने असिस्टेंट से पूछती है, ये किस चीज के लिए साइन मांग रही है? वो बताता है कि वो ऑटोप्सी रिपोर्ट में उनका साइन मांग रही है। साइन मांग रही है? तो साइन मांगने के लिए इतनी विनती कौन करता है? और वो वैन पेशेंट्स को लेकर जा कहाँ रहा है? तुम एक काम करो, उस वैन को फॉलो करो। वो भी दोस्तों फॉलो करता है तो पता चलता है कि वो वैन सीधे डोडो ग्रुप के फार्मेसी लैब में जाकर रुकती है। वो पेनी को बताता है कि वहाँ इन कैंसर पेशेंट्स की ट्रीटमेंट होती है और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। यही नहीं, वहाँ उनकी इतनी अच्छे से देखभाल की जाती है, जो मरने वाला हो उसे भी जिंदा रहने का मन करेगा। इतना सब कुछ और वो भी फ्री में? नहीं नहीं नहीं, ये कैसे हो सकता है? जरूर कोई घोटाला चल रहा है यहाँ, हमें उसका पता लगाना ही होगा। पेनी दोस्तों ये सारी बातें ली को भी बता देती है और तब ली को उस क्रिमिनल की बात याद आती है जिसने कहा था कि मैंने तुम्हारी मौसी मोना को नहीं मारा, जेजे ने उनका कत्ल किया था, पर उसने मुझे पैसों का लालच देकर वो इल्जाम तुम पर लगाने को कहा। ली सोच में पड़ जाता है कि जेजे ने मोना को क्यों खत्म किया होगा, इसके पीछे कोई बड़ा ही राज लगता है। फिर वो पेनी से पूछता है, क्या तुमने जिना के बारे में कुछ पता लगाया कि वो कहाँ पर है? दोस्तों यहाँ पर आप थोड़े कंफ्यूज हो सकते हैं। दोस्तों ली को नहीं पता कि ये वही जिना है जो उसके घर में काम करने आती थी, और जिना को भी नहीं पता कि ये वही ली है, क्योंकि ली ने तो अपनी फेस सर्जरी करवा ली, तो जिना उसको पहचान नहीं पाई अभी तक, और ना ही ली उसे पहचान पाया है। इसलिए वो पेनी से पूछ रहा है कि अभी तक उस जिना के बारे में कुछ पता चला। पर पेनी का असिस्टेंट कह देता है कि जिना अब जिंदा नहीं है, उसका परिवार भी जिंदा नहीं है। ये सुनकर ली को बहुत दुख होता है और वो उस मेमोरियल में जाता है जहाँ 3 जार्ड्स होते हैं। वहाँ जिना के पापा का फोटो होता है और ली समझता है कि बाकी 2 जार्ड्स जिना और उसके भाई के होंगे। वो रोने लगता है कि मेरी जान बचाने के लिए तुमने और तुम्हारे पापा ने अपनी जान दे दी, मुझे माफ कर दो। फिर ली वहाँ से जा रहा होता है कि तभी जिना आ जाती है, पर वो ली का चेहरा दोस्तों अभी नहीं देखती। वो सोचने लगती है कि पता नहीं ये कौन है जो पापा के मेमोरियल को देख रहा है, और वो इस बारे में उस समय ज्यादा नहीं सोचती। वो प्रे करने लगती है तो फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि असल में जिना के पापा की मौत के बाद जिना और उसके भाई दूसरे घर में शिफ्ट हो गए थे। एक दिन उस मकान में आग लगी और वहाँ पर एक लड़का और एक लड़की जलकर मर गए थे। जब पुलिस ने पूछताछ की तो जिना ने उन्हें बताया कि इस लड़की का नाम जिना है और ये उसका भाई था। उन्होंने भी अपने रिकॉर्ड्स में लिख लिया कि जिना और उसका भाई मर चुके हैं, और प्रेजेंट में वो अपने पापा की फोटो के सामने रोने लगती है कि मैंने अपनी और अपनी भाई की भलाई के लिए वो झूठ बोला था। असल में दोस्तों उस दिन लैब में वायरस लीक की वजह से ली के पापा के साथ 2-3 और लोग मारे गए थे। उनके परिवार वालों ने मिलकर जिना को ताने मारे कि तुम्हारे बाप ने अगर लैब नहीं खोला होता तो बाकी लोग जिंदा बच जाते और हम तुम्हें अब चैन से रहने नहीं देंगे। इसी वजह से जिना ने अपना नाम तक बदल लिया था और सभी को लगा कि उस आग में जिना और उसका भाई दोनों मारे गए।
उसके बाद जीना जरा चैन से रहने लग गई थी और अब प्रेजेंट में जीना एक हॉस्पिटल में जाती है जहाँ उसने अपने भाई को भर्ती किया था। असल में जीना का भाई स्पेशली एबल्ड लड़का है और जीना उसकी बहुत अच्छी देखभाल भी करती है। तब नर्स आकर कहती है कि मुझे तुम्हारी सिचुएशन का अंदाजा है, लेकिन चीफ डॉक्टर ने कहा है कि ट्रीटमेंट का खर्चा अब तक तुमने पूरा नहीं भरा, तुम जितना जल्दी बिल भरोगी उतना अच्छा होगा। जिना कहती है कि मुझे डोडो ग्रुप में नौकरी मिल गई है और मैं आगे से हर हफ्ते बिल दे दिया करूंगी, पर तब तक आप चीफ डॉक्टर से जरा मोहलत मांगिए ना। नर्स कहती ठीक है, तुम फिक्र मत करो, मैं बात करती हूँ। और यहाँ फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि डोडो ग्रुप के उस ट्रेनिंग में सिर्फ 3 लोगों को सिलेक्ट करने वाले होते हैं, लेकिन इनकी पूरी टीम ने मिलकर इतने बड़े नकली मेडिसिन का पर्दाफाश किया तो मजबूरन डोडो ग्रुप को सभी 8 कैंडिडेट्स को सिलेक्ट करना पड़ता है। सीन शिफ्ट होता है चेयरमैन के केबिन में। उसका पी आकर कहता है कि सर, शायद मुझे ये सब आपको नहीं बताना चाहिए, लेकिन मुझे पता चला है कि शैलोमी जो कि आपकी स्टाफ थी और आपका उसके साथ अफेयर भी था, वो उस वक्त प्रेग्नेंट थी जब आपकी वाइफ ने उसको यहाँ से भगा दिया था। चेयरमैन कहता है कि वो प्रेग्नेंट थी तो मैं क्या करूँ, उसका तो किसी दूसरे आदमी के साथ अफेयर था ना। पर पीए कहता है नहीं सर, उसका आपके अलावा किसी और के साथ कुछ अफेयर नहीं था। असल में आपकी वाइफ ने उसके बारे में ऐसी अफवाह फैलाई और उसे यहाँ से निकालने पर मजबूर कर दिया। असल में उसके पेट में आपका बच्चा था। और ये सुनकर चेयरमैन को शॉक पे शॉक लगता है और वो पूछता है कि अब शालोमी कहाँ है। पीए बताता है कि वो तो चल बसी सर, पर उसका बेटा यानी आपका नाजायज बेटा जिंदा है और मैंने आपकी वाइफ को ये कहते हुए सुना था कि वो लड़का विदेश में है। ये सुनकर चेयरमैन को बहुत गुस्सा आ जाता है। दूसरी ओर जेजे को दिखाते हैं जो एंड्रयू को उसका नया कमरा दिखा रहा होता है, क्योंकि 8 सिलेक्टेड कैंडिडेट्स में एंड्रयू भी है जिससे अब डोडो ग्रुप में नौकरी मिल गई है। वो एंड्रयू से कहता है कि बस कुछ ही दिनों की बात है, फिर तुम डायरेक्टली अपने पापा से मिल पाओगे और हाँ, तब तुम ऐसा इमोशनल होना कि वो तुम्हें बेटा कहकर गले लगा ले। एंड्रयू कहता है मुझे तो उनका नाम लेने में शर्म आती है और आप बॉन्डिंग की बात कर रहे हैं। पर तभी जेजे को चेयरमैन का कॉल आता है और वो एंड्रयू को भी साथ लेकर तुरंत चेयरमैन से मिलने जाता है। जेजे का प्लान ये है कि अब वो चेयरमैन से कहेगा कि ये आपका नाजायज बेटा है और मैंने ही इसका पता लगाया। इस तरह वो चेयरमैन को इम्प्रेस करेगा और इस कंपनी में अपनी और भी पावरफुल पोजीशन पे आ जाएगा। इतना ही नहीं, एंड्रयू को चेयरमैन की प्रॉपर्टी में भी हिस्सा मिलेगा जिसमें से वो जेजे को भी एक हिस्सा देगा। इसी मकसद से वो ये सारा षड्यंत्र रच रहा था। वो एंड्रयू को बाहर बिठाकर चेयरमैन से मिलने जाता है पर वहाँ चेयरमैन गुस्से में कहता है कि मुझे पता चला है कि मेरा एक नाजायज बेटा है। वो कहाँ है? जेजे शॉक हो जाता है कि इन्हें कैसे पता चला। वो कहता है कि हाँ, आपका बेटा है एक। असल में आपकी पत्नी ने आपकी भलाई के लिए शालोमी को यहाँ से निकाल दिया था और आपकी वाइफ के कहने पर ही मैंने शालोमी को ढूंढ निकाला। और सर, अगर आप चाहें तो मैं आपके उस बेटे को यहाँ ला सकता हूँ। पर चेयरमैन पासा पलटते हुए कहता है कि नहीं, वो जहाँ है वहीं रहने दो। यह उसकी किस्मत में लिखा था शायद कि वो मुझसे ना मिले, इसलिए उसे मत ढूंढो और आइंदा कभी मेरे सामने उसका जिक्र भी मत करना। तुम जा सकते हो। बताओ, यहाँ जेजे को लगता है गहरा सदमा कि मैंने इतना बड़ा प्लान बनाया पर इस बुढ़े ने एक ही शब्द में सब कुछ नष्ट कर दिया। बाहर एंड्रयू तो बड़ी उम्मीदें लेकर बैठा था कि पापा मुझे बुलाएंगे और मुझे सीने से लगाकर रोएंगे कि मेरे प्यारे बेटे कहाँ था इतने साल। पर चेयरमैन बाहर आता है तो उसकी तरफ ध्यान भी नहीं देता। एंड्रयू एकदम टूट जाता है। चेयरमैन कार में निकल जाता है लेकिन एंड्रयू उसके पीछे भागते हुए इमोशनल होकर चिल्लाता है कि मैंने तुम्हें कभी अपना बाप नहीं माना, समझे? तुम मेरे बाप हो ही नहीं सकते। पर कहाँ चेयरमैन को कुछ सुनाई नहीं देता। अगले दिन ये अनाउंस होता है कि मोजो, जो एसपीडी यानी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग डिपार्टमेंट का मैनेजर था, उसे उस डिपार्टमेंट का चीफ बना दिया गया है क्योंकि नकली मेडिसिन के केस में उसकी टीम ने बहुत बढ़िया सफलता पाई। अब वो जेजे से भी सवाल करने की पोजीशन में है। दोस्तों, वो जेजे से पूछता है कि मैंने आपसे एक रिपोर्ट मांगी थी, वो कहाँ है? जेजे हंसकर कहता है अभी अभी तो प्रमोट हुए हो, इतनी जल्दी रौब झाड़ने आ गए। पर मोजो उसकी किसी बात पर ध्यान नहीं देता और अपनी ड्यूटी का पक्का होता है। वो कहता है मुझे बस वो रिपोर्ट चाहिए, जल्दी तैयार कीजिए। कहकर वो चला जाता है। जेजे कहता है बताओ, एक रात में जैसे ही राजा बन गया और मैं कंगाल। देख लूंगा बेटे, मेरा भी टाइम आएगा। यहाँ चेयरमैन ली की बहुत तारीफ करता है और कहता है मैंने एसपीडी टीम में तुम्हें एक बहुत बड़ी पोजीशन देने का फैसला किया है। तुम बस इसी तरह बढ़िया काम करते रहना और इस कंपनी को ऊंचाइयों तक पहुंचाना। वैसे कल तुम्हारा और मेरा एक इम्पोर्टेंट काम होगा। कल मेरी बेटी विदेश से आ रही है, तुम्हें एयरपोर्ट जाकर उसे पिकअप करना है। ली चौंक जाता है कि इतना रिस्की और खतरनाक ट्रेनिंग हमें इस काम के लिए दिया गया था। बताओ, मैं क्या ड्राइवर हूँ इनका? पर तब नाथन कहते हैं कि पापा, इसे क्यों भेज रहे हैं आप? आपकी बेटी ठहरी एक भूतनी, बेचारे को बेहाल करके छोड़ देगी। चेयरमैन कहता है बेटा जरा संभाल के, वो तुम्हारी बहन है। दोस्तों, अब ली भी एयरपोर्ट जाने के लिए मान जाता है पर नाथन उसे वार्न करता है कि तुम मेरी बहन के बारे में नहीं जानते, बहुत सावधान रहना वरना वो तुम्हारे चीथड़े कर देगी और गुस्से में तुम्हें नौकरी से भी निकाल सकती है वो। फिर जेजे ली से मिलता है और पूछता है कि तुम कैसे जानते थे कि 8 साल पहले मैंने किसी को काम से निकाला था? तुमने मेरे बारे में कोई रिसर्च की थी क्या? ली कहता है मुझे पता था कि माइकल मुझ पर नजर रखे हुए है और वो हमारी बात भी सुनेगा, इसलिए मैंने थोड़ी तैयारी की और डोडो ग्रुप के बारे में पढ़ा। उसी के जरिए मुझे पता चला कि आपने कुछ एम्प्लॉयज को निकाला था
माइकल को मुझ पर विश्वास दिलाने के लिए मुझे वो सब कुछ कहना पड़ा। मैं तो हमेशा आपके ही पक्ष में हूँ सर, डोंट वरी। ये सुनकर जेजे भी चुप हो जाता है। यहाँ से एसपीडी को दिखाते हैं जो कि एक शानदार ऑफिस है। बाकियों को मेन ऑफिस में छोड़कर ली और रोशी को एक सीक्रेट जगह पर लेके जाते हैं। इन्हीं दोनों ने ट्रेनिंग में टॉप किया था। वहाँ उन्हें समझाया जाता है कि ये जगह एसपीडी का हृदय है। यहीं पे कंपनी का सारा डेटा होता है और डेटा से रिलेटेड हर प्रॉब्लम को यहीं पर सॉल्व किया जाता है। इन सिस्टम्स को कोई हैक नहीं कर सकता। इसके अंदर जाने के लिए फिंगरप्रिंट और आई स्कैन होता है, उसी के जरिए डोर खुलता है। तुम यहाँ पर लेवल 7 पर ज्वाइन कर रहे हो, इसलिए बहुत कम एक्सेस दिया जाएगा। रोशी पूछती है तो सर क्या आपको पूरा एक्सेस है? मोजो कहता है नहीं, मैं लेवल 3 पर हूँ, लेवल 2 पर डायरेक्टर और लेवल 1 पर है चेयरमैन और उनकी फैमिली। लेवल 1 के लोगों को पूरा एक्सेस मिलता है। ये सुनकर रोशी थोड़ा शॉक होती है और लगता है उसका कोई बहुत बड़ा मकसद है। अगले सीन में ली चेयरमैन की बेटी को पिकअप करने जा रहा होता है। जब वो पैनी को बताता है तो वो भी कहती है अरे वो भूतनी, उससे सावधान रहना तुम। यहाँ से सीधे प्राइवेट जेट में चेयरमैन की बेटी को दिखाते हैं जिसका नाम है सिंडी। फ्लाइट में भी ये फेस पैक लगाकर बैठी होती है। कोई उसे ड्रिंक देता है तो कोई उसका नेल पॉलिश कर रहा होता है। अचानक फ्लाइट हिलती है तो नेल पॉलिश नाखून से हटकर थोड़ा स्किन पे लग जाती है। बस दोस्तों वो गुस्से में डांट देती है कि ये क्या कर दिया तुमने, तुम्हें फ्लाइट को रोककर नेल पॉलिश को डालना चाहिए था बेवकूफ। लगता है दोस्तों ये थोड़ी साइको है। कहती है मैं तुम्हें अभी नौकरी से निकाल दूंगी। वो औरत विनती करती है कि प्लीज ऐसा मत कीजिए मैडम। कुछ देर में दोस्तों ली एयरपोर्ट पहुंच जाता है और सिंडी की फोटो लेकर वो वेट कर रहा होता है कि कब आएगी। जब वो आती है ना तो ली को देखकर कहती है कि अच्छा, बड़े लोगों को रिस्पेक्ट देना तुम्हें सिखाया नहीं गया है क्या? ली आसपास देखता है कि किसकी बात कर रही है ये तो मेरे कंधे तक भी नहीं आती। फिर वो झुककर कहता है कि सॉरी मैडम, गलती हो गई। सिंडी कहती है कि ये तुम्हारी फर्स्ट वार्निंग है, समझ लो इसको। 3 वार्निंग्स के बाद तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगी। उसकी बातें ली को अपने पास्ट की याद दिला देती है, क्योंकि ली भी किसी जमाने में दोस्तों ऐसा ही अकड़ू था। उसे याद आता है कि उस वक्त जिना ने उसे इसी तरह वार्न किया था। ये सोचकर ली स्माइल कर रहा होता है और तब सिंडी कहती है अरे हंस क्यों रहे हो तुम, ये लो तुम्हारा दूसरा वार्निंग। अब सिर्फ एक वार्निंग बचा है, ध्यान रहे। फिर दोनों कार में निकलते हैं। वो पूछती है कि तुम मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो? ली कहता है कि घर जाने से पहले एक पार्लर में आपका अपॉइंटमेंट है, वहाँ लेकर जा रहा हूँ। अरे मुझे किसी ऐसे वैसे पार्लर में नहीं जाना, मुझे सिर्फ डोडो ग्रुप के स्पेशल पार्लर में जाना है, वहाँ ले जाओ मुझे। कहकर वो आंखों पर पट्टी बांधकर सो जाती है। कुछ देर में कार रुकती है, पर ये डोडो ग्रुप का पार्लर नहीं बल्कि वही पार्लर है जहाँ सिंडी का अपॉइंटमेंट है। वो चिढ़ जाती है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरी बात नहीं मानो, ठहरो अभी दिखाती हूँ तुम्हें। कहकर वो चेयरमैन को कॉल करती है कि पापा आपने अपने एसपीडी टीम से एक आदमी को भेजा था ना, वो बहुत ही बदमाश निकला, मैं अभी उसको नौकरी से निकाल रही हूँ। पर चेयरमैन कहता है कि बेटी आते ही तुमने अपना काम शुरू कर दिया क्या? वो लड़का एसपीडी ट्रेनिंग में फर्स्ट आया है, डोडो ग्रुप के लिए वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उससे बहस मत करो और उसका कहा मानो। कहकर वो फोन रख देता है। असल में चेयरमैन की बातें ली को भी सुनाई देती हैं, पर सिंडी हार नहीं मानती और फोन को कान में दबाकर कहती है कि अच्छा पापा, मैं इसे एक और वार्निंग दे देती हूँ, अगर तब भी नहीं सुधरा तो डिसमिस कर दूंगी। फिर वो ली से कहती है कि देखो पापा ने तुम्हें वार्न करने के लिए कहा है, अब गाड़ी निकालो और हमें डोडो ग्रुप जाना है। और ली उसे उठाकर पार्लर के अंदर लेकर जाकर बिठा देता है। वो ली पर हाथ उठा देती है तो ली उसका हाथ पकड़ लेता है और पार्लर की ब्यूटिशियन से पूछता है कि इसके बाल बड़े अजीब लग रहे हैं, काट दीजिए इसके बाल, एक काम करिए गंजाई कर दीजिए इसको, जैसी आपकी मर्जी। मतलब सिंडी की तो हालत खराब कि ये कह क्या रहा है, मेरे बाल ही मेरी पहचान है और मेरी खूबसूरती भी। अब ली ब्यूटिशियन से कहता है क्या इसकी माँ ने इसके लिए कोई ड्रेस सेलेक्ट किया था? वो कहती है हाँ। ली कहता है ठीक है, इसे वो ड्रेस पहना दीजिए। अब दोस्तों जिना और उसकी फ्रेंड उसी पार्लर में आती है। दोनों ली को देखकर उससे बात करने लगती हैं तो वहाँ पर पैनी भी आ जाती है। तब वो जिना को देखकर चौंक जाती है, क्योंकि वो तो समझ रही थी कि ये मर चुकी है। जिना भी पैनी को देखकर चौंक जाती है। ली की समझ में नहीं आता कि ये दोनों एक दूसरे को देखकर शॉकिंग रिएक्शन क्यों दे रहे हैं। और यहाँ पर होता है पार्ट 7 का दी एंड। इंतजार कीजिए पार्ट 8 का, और आगे के पार्ट्स देखना चाहते हैं तो सीरीज की वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और चैनल को करें सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में, ध्यान रखेगा अपना। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।